भारत गांव में बसता है, ये सभी हम जानते हैं। और गांव के डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो पंचायती राज जो हिंदुस्तान में, ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सिग्निफाई करता है। इट सिग्निफाइज रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारी सारी जो स्टेट्स में पंचायत क्रिएट की गई है, और पंचायत पंचायत से डेमोक्रेसी हैज रीच ग्रास रूट लेवल। So it is entrusted with the duties and responsibilities in the field of rural development. जो हमारा गांव है, उनके विकास, उनकी डेवलपमेंट के लिए उसकी जो जिम्मेवारी है, जो रूरल डेवलपमेंट, गांव के विकास की जो जिम्मेवारी है, ये हमारे पास पंचायत के पास है। तो अब हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने बनाया। अब हमारे पास 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट है। एक तो टॉप लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम जिसे बोलते हैं, वी हैव गॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, टॉप टीयर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके नीचे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके नीचे हमारे पास विलेज पंचायत या पंचायती राज या रूरल गवर्नमेंट में ऐसे लिख देता हूं, एंड इट्स बेटर टू राइट पंचायती राज। तो पंचायती राज जो हमारा, ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस। तो जो हमारा 1992 का, जो 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd CAA 1992। तो इससे कौन सी नई चीज इससे पैदा हुई? इससे पहले क्या होता था वो मैं बताता हूं पहले आपको। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है और 5 साल बाद इलेक्शन होता है। वी आर वेल फेमिलियर विद दिस फैक्ट कि जो इलेक्शन है ये 5 साल बाद हो जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट फॉल कर जाती है तो उसके इमीडिएटली बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट रूल हो, उस केस में थोड़ा टाइम का गैप ज्यादा पड़ सकता है। जैसे पंजाब में 1980 में जो इलेक्शन हुआ था, 1978 में, उसके बाद 1980 में इलेक्शन हुआ, दरबारा सिंह की गवर्नमेंट बनी। और वो दरबारा सिंह की गवर्नमेंट के बाद फिर बरनाला साहब की जो गवर्नमेंट थी वो 1986-87 के आसपास बनी। तो वो जो सभी गवर्नमेंट्स हमारे पास बनी, ये एक पर्टिकुलर केस था जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल लग गया और गवर्नमेंट में थोड़ा, स्टेट गवर्नमेंट में गैप पड़ गया। अदरवाइज क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल बाद पीरियोडिक इलेक्शन होता है। लेकिन जो हमारी पंचायत थी, इस एक्ट से पहले, ये पर्टिकुलर एक्ट है, इस एक्ट से पहले क्या होता था, देयर वर पंचायत,
हमारे पास पंचायत थी, लेकिन डिफरेंस क्या था? देयर वर पंचायत, डिफरेंस उसमें एक था कि जो इलेक्शन था ये 5 साल बाद नहीं होता। पंजाब में जो पंचायती इलेक्शन, मैं बताऊं कि 1978 के पास 1978 के पास इलेक्शन हुआ पंचायत का, उसके बाद सीधा 1992 में पंचायत का इलेक्शन हुआ। तो 14 इयर्स लग गए। 14 इयर्स में क्या था? पंजाब में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, कभी गवर्नमेंट थी, कभी प्रेसिडेंट रूल था। लोअर टीयर स्ट्रक्चर वाज एब्सोल्युटली एब्सेंट, ये था ही नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो इससे क्या हुआ? फॉर 14 इयर्स रूरल डेवलपमेंट वाज नेग्लेक्टेड। जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, आज भी इंडिया की प्लानिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि टॉप लेवल इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्रास रूट। हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है वो टॉप लेवल पे होती है। जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। मैं से पॉलिसी फॉर्मुलेशन बोलता हूँ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन पीएफ आईएएस ऑफिसर्स करते हैं। पॉलिटिकल क्लास उन्हें विल ऑफ द पीपल बताती है कि लोग ये चाहते हैं। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज दे आर द कैरियर्स ऑफ विल ऑफ पीपल। और जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स या पीसीएस ऑफिसर्स हैं, दे आर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है, वहां से इनको फीडबैक नहीं जाती सीधी। जो ग्रास रूट लेवल और इसका कम्युनिकेशन है, ये बहुत लैकिंग है। ये हमारे टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, जहां पे हॉर्डल्स हैं। और इंडिया जो इस अब जो हमारी रूरल डेवलपमेंट हो रही है, अगर ये कंटिन्यूसली फंक्शन हो जाए, यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है और यहाँ पे हमारा ग्रास रूट है, इसको क्या चाहिए? ये इस टॉप लेवल को नॉर्मली मालूम नहीं होता या कम मालूम होता। इसलिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एट दिस लेवल, ग्रास रूट लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है, जो परेशानियां लोगों को, वो यहां तक कन्वे नहीं। तो एक रूट तो हमारे पास ये है कि पॉलिटिकल क्लास कैरीज द विल ऑफ द पीपल, बट दिस विल ऑफ द पीपल इज कलर्ड बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो उसके कारण जो वन सोर्स ऑफ विल ऑफ पीपल है, इट इज गुड बट नॉट 100% रिलायबल। Another route should be direct interaction between the top and the bottom, ग्रास रूट लेवल। ये हमारे लैकिंग है, इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस किया गया 1992 में, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। तो इसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। 5 साल बाद इलेक्शन, पूरे इंडिया में एक तो कॉमन पॉइंट्स बना दिए गए जो सारे इंडिया में इम्प्लीमेंट होंगे, कॉमन पॉइंट्स बना दिए। और फिर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रख दिए जो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिसाब से फिक्स करती है। तो पंचायती राज एक्ट को इस तरह से बनाया गया। अब हम इसकी स्टडी पहले पॉइंट से करते हैं, बिगिनिंग से। कुछ इंपॉर्टेंट
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक बार हाईलाइट कर दूं। तो इसमें सेंटर, हमारे पास सेंटर और स्टेट्स, इंडिया में फेडरलिज्म है और सेंटर और स्टेट्स में पावर की डिवीजन हुई है, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये हमारे पास एक स्टेट सब्जेक्ट है और ये स्टेट्स में आता है। और उसके बाद स्टेट लिस्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है ये स्टेट लिस्ट में फिफ्थ एंट्री है। और यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट कौन से शेड्यूल में है? यूनियन, स्टेट और जो कंकरेंट लिस्ट है ये हमारे पास, देखिए, सेवंथ शेड्यूल में नोटेड डाउन, सेवंथ शेड्यूल। तो सेवंथ शेड्यूल में हमारे पास ये लिस्टें हैं, सेवंथ शेड्यूल और स्टेट लिस्ट और फिफ्थ एंट्री, इसको आप याद रखिए। सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर आर 12 शेड्यूल्स, और सेवंथ शेड्यूल में तीन लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉल करती है और ये फिफ्थ एंट्री है। तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, महात्मा गांधी जी कहते थे कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस। तो अगर हिंदुस्तान को डेवलप करना है तो हमें हमारे गांव को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमने हमारे गांव को डेवलप करना है तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज में रूरल डेवलपमेंट के कौन से प्रोग्राम्स हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि यूनाइटेड किंगडम्स का सुपर पावर स्टेटस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। उसे खत्म करने के लिए कॉलोनियल रूल को खत्म करना था, क्योंकि कॉलोनियल रूल वाज स्ट्रेंथ ऑफ यूके। तो उन्होंने हिंदुस्तान को, जो नेशनल मूवमेंट में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पर्टिकुलरली बड़ा सपोर्ट किया, गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज्यादा कवरेज दी और इस तरह से हिंदुस्तान आजाद हो गया। जो हमारे नेहरू साहब थे, इन्होंने दो स्कीम्स अमेरिका को देख के स्टार्ट की। एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, सीडीपी 1952, एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये 1953 में स्टार्ट की गई। अब आप इसे बड़े इत्मीनान से समझिए। Two very important schemes were started. One, CDP, Community Development Program, 1952. National Extension Services, it was started in 1953. तो अब स्कीम्स तो आपने स्टार्ट कर दी। वी कैन नॉट सिट आइडल। हम आराम से तो बैठ ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जब तक इंडिया डेवलप नहीं होता तब तक हम वी कैन नॉट टेक रेस्ट। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एक कमेटी बिठाई कि भाई आप जो नेशनल एक्सटेंशन स्कीम है और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम है, विच वाज इंस्पायर्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये कैसे काम कर रही हैं। तो बलवंत राय मेहता, इनके अंडर कमेटी फॉर्म होगी। कमेटी कब फॉर्म हुई? 1957 में। कमेटी ने रिपोर्ट कब किया? बड़ी जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दी। 1957 में ही कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। नोटेड डाउन। तो उसने क्या रिकमेंड किया? उसने बोला कि देयर शुड बी स्कीम फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम बनानी पड़ेगी।
और इस स्कीम का नाम था पंचायती राज। तो उन्होंने पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें उन्होंने रिकमेंड क्या किया? 3 टियर स्ट्रक्चर उन्होंने रिकमेंड किया। कैसे? हमारे पास अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो हम ये 3 लेवल्स यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है। डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमारे पास तहसील लेवल आ जाता है। तहसील के नीचे हमारे पास विलेज लेवल आ जाता है। तो ये सभी लेवल्स के ऊपर हमें किसी ना किसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी हो और जो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर भी हो। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट यहाँ पे विलेज लेवल आ गया। यहाँ पे तो हमारे पास ग्राम पंचायत, जिसको मैंने जीपी से लिख लिया, ग्राम पंचायत बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ गई। ग्राम पंचायत से ऊपर मेरे पास यहाँ पे समिति आ गई। जो नेक्स्ट लेवल था इसको हम समिति बोल देते हैं। तो एक जो तहसील है इसमें 90 से 80 या 50 से लेके 150-200 तक गांव होते हैं। तहसील लेवल पे पंचायत समिति आ गई। पंचायत को मैंने अकेला पी से राइट कर दिया, दिस इज पंचायत समिति। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिला परिषद। तो ये इन्होंने जिला परिषद का कॉन्सेप्ट। तो ये 3 लेवल्स के ऊपर ये 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। तो जैसे टॉप में हमारे पास क्या है, सेंटर में एक तो है प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी साहब। उनके पास उनकी एक कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा है, पार्लियामेंट है। और उसके साथ ही आईएएस ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब कि वी हैव गॉट ए रिप्रेजेंटेटिव क्लास इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास इन द फॉर्म ऑफ ऑफिसर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर वही स्ट्रक्चर यहां तक डिसेंट्रलाइज होता है तो यहां भी हमारे पास एक इस तरह का जो किसी भी लेवल के ऊपर हमें 2 चीजें रखनी पड़ेंगी एडमिनिस्ट्रेशन की। एक क्या रखना पड़ेगा? रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मैंने रेप बोल दिया, रिप्रेजेंटेटिव। और एक उसको सपोर्ट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो हर एक लेवल पे ये करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा सा इस केस को आगे बढ़ाऊं। तो ये तीनों लिंक्ड हो गए, दे आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड। द वर्ड ऑर्गेनिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू द डिवाइस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसे? जो हमारे पास पंचायत हैं, पंचायत में हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा।
डायरेक्ट इलेक्शन कर देंगे पंचायत, और जो सरपंचेस हैं ये मिलके क्या चूज करेंगे, पंचायत समिति, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल देते हैं हम। देखिए मैं एक बार फिर से समझा, जो पंचायत फॉर्म होती है इसमें जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में कौन होते हैं, जितने भी अडल्ट बंदे हैं वो सारे वोट कर सकते, 18 साल से ऊपर वाले। तो ये पब्लिक ने डायरेक्टली इलेक्ट करके सरपंचेस को चूज नहीं, इलेक्ट कर लिया। तो ये सरपंचेस इकट्ठा होके सभी सरपंचों में से कुछ सरपंचों को तहसील लेवल के ऊपर पंचायत समिति के मेंबर बना देंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए यहाँ। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे जिला परिषद आ गई। तो जिला परिषद में क्या होगा, इसमें भी हमारे पास इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा पंचायत समिति से, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैं इसको IE लिख देता हूं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अब इसमें इलेक्शन प्रोसेस में कुछ लोग इग्नोर भी हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, गरीब लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या ऐसे होता है कि जो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेवल्स हैं, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन वाला ये रिप्रेजेंटेटिव लेवल है, इसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला ये रिप्रेजेंटेटिव लेवल है, और ये रिप्रेजेंटेटिव लेवल है। ये सभी जो तीनों रिप्रेजेंटेटिव लेवल्स हैं इनमें कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इग्नोर हो जाते हैं, तो फिर उनको कोऑप्ट करने का भी एक सिस्टम डेवलप हुआ है। तो अब उसने क्या बोला, हमारे बलवंत राय ने पहली बार तो बोला कि 3 लेवल चाहिए, विलेज लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक जिला कई तहसीलों का बना होता है और तहसीलें कई गांव की बनी होती है। विलेज लेवल पे अब देखिए डायरेक्ट इलेक्शन कहां पे, विलेज लेवल के ऊपर। जो हमारे पास विलेज लेवल है वहां पे हम डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शंस representatives are elected by public. Indirect election representatives are elected by elected representatives. सरपंच को गांव वाले वोटें डाल के इलेक्ट करें। सभी सरपंचेस इकट्ठा होके अपने में से किसी 2-4 बंदों को पंचायत समिति में भेज देंगे। सभी पंचायत समितियां इकट्ठा होके इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगी और जिला परिषद में मेंबर भेज देंगे। तो ये इन्होंने एक ब्रॉड प्लान ले डाउन। तो उन्होंने अब क्या एक सजेशन दिया कि जो प्लानिंग है और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है ये सारी इन्हीं बंदों को दी जानी चाहिए। इनको ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और विलेज लेवल, और अब जो पंचायत समिति है इसको इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दीजिए कि जो प्लान को एग्जीक्यूट करे, और जिला परिषद को एडवाइजरी बॉडी बना दीजिए, एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी। तो अब देखिए पंचायत को एग्जीक्यूटिव बॉडी इसलिए बनाया है कि कई बार क्या होता है कि अगर आप एक गांव की डेवलपमेंट करते करते किसी दूसरी गांव की अंडर डेवलपमेंट न करते, जैसे फॉर एग्जांपल बरसात का पानी है, एक गांव अपना बचाव करने के लिए सारे का सारा पानी दूसरे गांव में न डाल दे, तो इससे क्या होगा, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी उन्होंने पंचायत समिति बना दी। कई बार ऐसे होता है कि बड़ी बड़ी खड्डे होती हैं, चोज आते हैं,
तो वहां पे क्या होता है कि यू हैव टू मेक ए प्लान बाय कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस इन माइंड। जैसे हमने कई बार देखा है, जब फ्लड्स आते हैं, रेनी सीजन चल रहा है, तो फ्लड्स में हम कई बार क्या कहते करते हैं कि किसी ज्यादा आबादी को बचाने के लिए किसी छोटी आबादी वाले जो पोर्शन में पानी को काट के उधर से भेजने की कोशिश करते, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो हमें एक प्लान बनानी होती है, कुछ प्लान्स तो होती हैं वो एक गांव तक सीमित होती है, तो उस प्लानिंग प्रोसेस या एग्जीक्यूशन प्रोसेस को हम पंचायत को दे देंगे। जैसे किसी पंचायत में उन्होंने सड़कों को पक्का करवाना है, तो ये काम पंचायत कर सकती है। अगर सपोज करो कि एक चो आता है, पीछे पानी आ रहा है सब माउंटेनियस पार्ट से, चो आ रहा है और चो कई पॉइंट्स पे लीक करता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां से वो चो जाता है, चो क्या होता है, सीजनल स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है। मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक चो ऐसे जाता है, ये सीजनल है, यहाँ से कहीं कोई सब माउंटेनियस एरिया है, यहाँ से पानी आता है और ऐसे ये पानी यहाँ से ऐसे जाता है। ये सीजनल होता है, बरसात में पानी आता है, अदरवाइज ये सूखा रहता है, पानी नहीं आता। तो ये कई पॉइंट से इस तरह से इसके यहाँ पे टूटा हुआ है, इधर को भी टूटा हुआ है, इधर को भी टूटा हुआ है, कई पॉइंट से टूटा हुआ है। तो अब यहाँ पे एक विलेज V1 है, यहाँ पे विलेज V2 है, विलेज V3 है, विलेज V4 है, विलेज V5। तो अब ये सभी स्ट्रीम के आसपास ये गांव है, तो उन्होंने इसको रोकना है ताकि उनके गांव में पानी ना आ जाए। तो उनके पास टेक्निकल कैपेसिटी भी उतनी ही है और इनकी एफर्ट्स भी कोऑर्डिनेटेड चाहिए, इनकी एफर्ट्स भी कोऑर्डिनेटेड चाहिए। सपोज करो V2 गांव ने इस गैप को पूरा कर लिया कि हम बच जाएंगे, लेकिन V1 गांव वाला का यहाँ का पॉइंट वीक था, यहाँ से पानी इधर को आ गया ऐसे, तो हम क्या करेंगे। तो मतलब ये है कि यू विल हैव टू मेक ए कोऑर्डिनेटेड प्लान कई गांव के लिए। तो उसमें पंचायत समिति, तो अब पंचायत समिति के पास भी देखो, अगर आपने एक बंद को बनाना है तो आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, आपके पास कैनाल इंजीनियर चाहिए। तो इतनी टेक्निकल कैपेसिटी तो गांव वालों के पास होती नहीं है, तहसील लेवल पे भी नहीं होती। इट मींस गवर्नमेंट विल हैव टू हायर सम टेक्निकल पर्संस, इंजीनियर, जेईस, तो वो सभी को गवर्नमेंट हायर करेगी। तो अब जब गवर्नमेंट इन सभी लेवल्स के ऊपर पैसा भी भेजेगी, गांव पंचायत में पैसा पैसा भेजेगी, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, तो यहाँ पे अकाउंटेंट्स भी चाहिए हिसाब किताब रखने के लिए, टेक्निकल बंदे भी चाहिए सपोर्ट देने के लिए। तो अकाउंटेंट तो सभी लेवल पे होगा, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद टेक्निकल बंदा गांव में तो हमेशा नहीं चाहिए, और हो सकता है यहाँ पे भी ना चाहिए हो, तो दैट विल बी एट जिला परिषद लेवल। तो इस तरह से इसकी एक प्लानिंग की जाती है। तो some of the powers and functions they are given at village level, others at पंचायत समिति लेवल, और जहाँ पे सारे जिले में कोऑर्डिनेशन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जिला परिषद विल बी एक्टिव। तो इस तरह से बलवंत राय ने ये बोला कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये पंचायत समिति होगी, जिला परिषद एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी होगी, क्योंकि जो टेक्निकल बंदे हैं ये सारे जिला लेवल पे होते हैं आमतौर पर ऊपर। तो जैसे एक्शन है, एसडीओज है, वो जाके मतलब कि इसको देख सकते हैं। और जो वैसे तो आजकल तो ऐसा है कि जो हमारे पास पंचायती राज लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है, जो इनके पास अपने टेक्निकल बंदे हैं, अपने एक्शंस हैं, अपने एसडीओज हैं, अपने जेईज हैं। तो
नाउ दे हैव गॉट फुली डेवलप्ड स्पोर्ट। तो लेकिन आप एक एसडीओ को गांव में तो बिठा नहीं सकते ना, क्योंकि उसका गांव में इतना काम नहीं है, ना ही पंचायत समिति में, दैट विल कम एट जिला परिषद लेवल। तो इस तरह से क्या है कि ये तीनों लेवल के ऊपर वी हैव गॉट रिप्रेजेंटेटिव क्लास एंड एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में ऑफिसर बीडीपीओ साहब आ जाते हैं, डीडीपीओ साहब आ जाते हैं, और पंचायत लेवल पे पंचायत सकत्तर आ जाता है जो सरपंच की हेल्प करता है। इसी तरह के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव के स्ट्रक्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और साथ में टेक्निकल स्ट्रक्चर्स, ये तीनों पार्ट इन तीनों लेवल पे होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट जाऊं, तो जिला परिषद का एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि जिला परिषद का हेड किसको बनाए। वो बोलते हैं डीसी साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। ये कौन कहता है? बलवंत राय। आगे कुछ कमेटीज आएंगी, वो बोलेंगे कि डीसी को जिला परिषद का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए। तो ऐसी बातें भी होगी। देयर शुड बी ए जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज। ये सभी डेमोक्रेटिक बॉडीज को आपको जिम्मेवारी भी देनी पड़ेगी और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए पावर्स भी देनी पड़ेगी, तभी ये फंक्शन कर सकेंगे। पावर्स में फाइनेंशियल पावर आता है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, adequate resources should be transferred to these bodies to enable them discharge their function and fulfill their responsibility. A system should be evolved to effect further devolution of authority in future. तो ये तो बलवंत राय मेहता जी ने रिकमेंडेशंस दी थी। मैं एक बार इसको सम अप करूं। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी ने नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए। उनकी फंक्शनिंग के ऊपर, फंक्शनिंग को एनालाइज करने के लिए एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। ये जनवरी 1957 में अपॉइंट की गई थी और इसने नवंबर 1957 में विद इन अबाउट 10 और 11 मंथ्स इन्होंने रिपोर्ट दे दी। और इन्होंने कहा कि हमारे पास एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर चाहिए और एक स्कीम चाहिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। तो इन्होंने 3 टियर स्ट्रक्चर रिकमेंड किया। 3 टियर स्ट्रक्चर, तो तीनों 3 टियर का मतलब 3 लेवल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर जिला लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट जिसको जिला परिषद बोलते हैं, उसके नीचे हमारे पास पंचायत समिति तहसील लेवल पे आ जाएगी, विलेज लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत आ जाएगी। ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन होगा और तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ऐसा उनका मानना था। तो जितनी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, वो ये जो नई बॉडी क्रिएट की गई है, पंचायती राज सिस्टम क्रिएट किया गया, इसको दी जाए। और उनका मानना ये था कि पंचायत समिति शुड बी एन एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो काम को लागू करवाने का काम करे, और जिला परिषद का जो काम है सलाह देना और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, तालमेल पैदा करना और सुपरवाइज करना कि जो नीचे लोग काम कर रहे हैं ये ठीक काम भी कर रहे हैं या ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद एक हमारे हिंदुस्तान में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, इसमें सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, इसने इस स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया जनवरी 1958। तो उन्होंने काउंसिल ने ये बोला कि स्टेट टू स्टेट वेरिएशन है, मतलब कि किसी स्टेट में किस तरह का पैटर्न सूट करेगा, किसी स्टेट में किसी और तरह का पैटर्न सूट करेगा, किस स्टेट में कौन सा पैटर्न सूट करेगा ये उस स्टेट के बंदे ही जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा
कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका कोई रिजिड पैटर्न नहीं चाहिए, क्योंकि वन साइज फिट ऑल वाली बात नहीं है कि सभी को एक हम स्ट्रक्चर बना के दे दें, सभी जगह पे वो स्ट्रक्चर वायबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का एरिया है जहाँ पे गांव बहुत दूर दूर हैं, वी मे नीड ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। कोई सब माउंटेनियस एरिया है, उसमें कोई और प्लान चाहिए। कोई ट्राइबल एरियाज है, वी नीड ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्लानिंग देयर। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या जो ग्राउंड रियलिटी स्पेसिफिक प्लानिंग होनी चाहिए, ये फैसला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में लिया गया। राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट था जहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास राजस्थान का, नागौर, इसमें उन्होंने जो फर्स्ट पंचायत थी वो उसको इनॉग्रेट किया। आंध्र प्रदेश ने भी इसी सिस्टम को 1959 में अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने इसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। 1960 तक ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स इसको अडॉप्ट कर चुके थे, लेकिन एक स्टेट के पैटर्न का दूसरे स्टेट्स के पैटर्न में डिफरेंस था। जैसे नंबर ऑफ टीयर्स, कुछ स्टेट्स ने तो 3 टीयर स्ट्रक्चर, कुछ स्टेट ने 4 टीयर स्ट्रक्चर। फिर उनकी पोजीशन और पावर समिति की क्या है और जिला परिषद की क्या है, इनमें डिफरेंस था। उनकी टेन्योर, कंपोजिशन, फंक्शंस, फाइनेंसेस, कितने समय का उनका पीरियड होगा और उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, कितने नॉमिनेटेड होंगे और कितने कोऑप्टेड मेंबर्स होंगे। जैसे एमएलए, एमपी हैं, इनको कोऑप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस है हमारे पास। फिर फाइनेंस के लिए फाइनेंस के एक्सपर्ट्स को भी लाना पड़ेगा। तो जो राजस्थान था, राजस्थान ने ऑप्ट किया हमारे पास 3 टीयर स्ट्रक्चर, 3 लेवल। तमिलनाडु ने 2 टीयर स्ट्रक्चर 2 बनाए। वेस्ट बंगाल ने 4 टीयर स्ट्रक्चर। इन सभी से अलग, इन सभी से अलग हमारे पास आया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने 4 टीयर सिस्टम जो था वो फॉलो किया वेस्ट बंगाल ने। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान पैटर्न पंचायत समिति का, इसमें क्या था, जो ब्लॉक था हमारे पास, पंचायत समिति थी, ये पावरफुल थी। तो अब इसमें ये आएगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने किसको दी। तो इन्होंने तो पंचायत समिति को ज्यादा पावर दे दी और इसी को प्लानिंग और डेवलपमेंट का यूनिट बना दिया। महाराष्ट्र और गुजरात ने क्या किया, इन्होंने और पैटर्न फॉलो किया। इन्होंने जिला परिषद को ज्यादा पावर दी और जिला परिषद को इन्होंने प्लानिंग और डेवलपमेंट का यूनिट बनाया। कुछ स्टेट्स ने न्याया पंचायत को एस्टेब्लिश किया, नोट कीजिए, सम स्टेट्स एस्टेब्लिश न्याया पंचायत। लोगों में झगड़े होते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, तो उन्होंने 4-5 गांवों के लिए, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए पंचायत एस्टेब्लिश कर दी, जिसमें एविडेंस एक्ट पूरी तरह से फॉलो नहीं होता था। नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के आधार पे वो केसेस लेते थे और जो छोटे छोटे केसेस हैं हमारे पास पंचायत के, सिविल,
सिविल केसेस जो हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जो छोटे-छोटे पैटी केसेस हैं, वो ये न्याय पंचायत डील करने लगी। तो अब हमारे पास पंचायती राज सिस्टम बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन के बाद हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें ये आया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने स्ट्रक्चर बना दिया, आपने रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बना दिया, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग लेवल के ऊपर, आपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना दिया, वहां पे एक टेक्निकल स्ट्रक्चर, टेक्निकल जो स्टाफ है उसका भी एक स्ट्रक्चर ले डाउन कर दिया। ये सारा कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपने प्लानिंग भी बना ली, आपके पास प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का स्ट्रक्चर भी है, सारा कुछ, लेकिन अगर आपके पास फंड्स और फाइनेंसेस समय के ऊपर नहीं आते तो आप काम नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि ये तो स्ट्रक्चर एक बार बन गए, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब ये कैसा काम कर रहे हैं, उसमें कैसी इंप्रूवमेंट की जा सकती है, ये सारा कुछ स्टडी करने के लिए सरकार ने समय समय पर कमेटीज बनानी शुरू की। तो हमारे पास देखिए सीधी सी बात, एक तो रिप्रेजेंटेटिव्स का स्ट्रक्चर है, उसमें तो यही फैसला होगा कि डायरेक्टली इलेक्टेड बंदे होंगे कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बंदे होंगे। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो पंचायत सेक्रेटरीज होंगे, क्लर्क होंगे, सुपरडेंट होंगे, ऑफिसर्स होंगे, फिर वो ऑफिसर तो सभी शहरों से होते हैं, तो उनको गांव के बारे में समझाना पड़ेगा, मतलब कि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ऑफिसर्स को ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग, इवन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंचेस, इनको ट्रेनिंग। फिर जब आप सभी लेवल्स के ऊपर पैसा दे रहे हो, फंड्स दे रहे हो, तो अकाउंट्स मैनेज करने पड़ेंगे, अकाउंट्स के बारे में ट्रेनिंग, फिर उन अकाउंट्स का ऑडिट होगा। एक तो ऑडिट होगा रेगुलेटरी ऑडिट, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो पैसा आया वो उसी काम के लिए खर्चा गया। दूसरा हमारे पास एक ऑडिट होता है, उसको हम बोलते हैं सोशल ऑडिट। कि क्या सोशल ऑडिट के साथ साथ में एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट भी होता है। तीन चार तरह के ऑडिट होते हैं कि क्या जो परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है, ठीक है ना। तीन चार तरह की ऑडिटिंग होती है, ये देखने के लिए कि जितना पैसा खर्चा गया उसका रिजल्ट क्या है, कितना कितनी उससे लोगों की लाइफ में चेंज आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पैसा खर्चते जाते हैं और बीच में से पैसा लीक होता जाता है, और जो जिन लोगों को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उन तक कुछ पहुंचता ही नहीं। तो इसके लिए इन्होंने कॉमिटीज बनानी शुरू की, और इन कॉमिटीज पे बहुत बार आईएएस में भी और पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं एक एक कॉमिटी के, इसलिए मैंने इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन आपको दी है। तो हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक बार मैं आउटलाइन कर दूं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनको इनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ऑफिसर्स और क्लर्क। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद टेक्निकल लोग हैं, इनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अकाउंट्स के लोग हैं, इनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और उसके बाद ये तीन लेवल है, फिर हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो बताएगी नहीं। तो ये तीन चार लेवल के ऊपर स्टडी टीम्स बन के इनकी ट्रेनिंग्स या ऑडिटिंग,
तो पहला स्टेप्स तो क्या हुआ, हर एक पंचायत में हम पैसा दे रहे हैं, पैसे का हिसाब किताब रखना चाहिए, ठीक है। और एक गांव के पंचायत के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स कितना एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो एक कमिटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स ये बनाई। इसके बाद हिंदुस्तान में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाई गई। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो कोऑपरेटिव बैंक्स या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश किए गए थे 1905 के 1900 अराउंड 1905, तो लॉर्ड कर्जन ने ये एस्टेब्लिश किए थे, हु इज फेमस फॉर पार्टीशन ऑफ इनफेमस फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश की। इतनी ज्यादा उन्होंने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश की, एक बार सिविल सर्विसेज मेंस में ये क्वेश्चन आया, कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडिया। दोनों ने बहुत इंस्टीट्यूशंस बिल्ड की, और लॉर्ड कर्जन ने कितने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए एज फार एज न्यू इंस्टीट्यूशंस इज कंसर्न, दैट इज कंपेरेबल टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट की थी। कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या होता है, कुछ फार्मर्स कोऑपरेट करते हैं, अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कोल्ड स्टोरेज भी डेवलप कर सकते हैं, इस तरह का मतलब कि इसमें काम होता है। इकोनॉमी में हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। जैसे आपकी वेरका है, ये भी कोऑपरेटिव मूवमेंट से निकली है। अमूल चॉकलेट तो आप देख रहे होंगे, अमूल अमूल मिल्क डेयरी, ये भी कोऑपरेटिव से निकली है। अमूल चॉकलेट तो आप सभी देखते ही होंगे। तो अब 1961 में वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत्स एंड कोऑपरेटिव्स, एसटी मिश्रा। 1961 में स्टडी टीम ऑन पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन, ईश्वरन। इनका कौन सी कमेटी का चेयरमैन कौन था, किस साल में था, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछते हैं। न्याया पंचायत, राजगोपाल, जीआर राजगोपाल। स्टडी टीम ऑन पोजीशन ऑफ ग्राम सभा इन पंचायती राज, ये दिवाकर साहब थे। तो इन्होंने ग्राम सभा की पोजीशन को स्टडी किया। और अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतना ज्यादा पैसा हम गांव को दे रहे हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी डिमांड क्या है। तो उनके पास बजटिंग और अकाउंटिंग स्किल्स चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एम रामा कृष्णाया, स्टडी ग्रुप ऑन बजटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एम रामा कृष्णाया, स्टडी टीम ऑन पंचायत फाइनेंसेस। तो ये हमारे फाइनेंस कमिश्नर थे संथानम, इनके अंडर। और संथानम ने पहली बात तो फाइनेंसेस की कमेटी के भी ये चेयरमैन थे, और इलेक्शंस के भी, आप याद रखिए दोनों, 63 और 61। और यही के संथानम ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे कमिटी पे रिपोर्ट दी थी, और जिससे सीबीआई और सीबीसी एस्टेब्लिश हुए थे। संथानम कमेटी रिपोर्ट इज वेरी फेमस रिपोर्ट। And then we had study team on audits and accounts of India of पंचायती राज बॉडीज, ये खन्ना साहब की कमेटी है। देखो, ऑडिट एंड अकाउंट, पहली कमेटी बजटिंग एंड अकाउंटिंग, कृष्णा, राम कृष्ण आया। ये तो तुसी श्री रामचंद्र जी के नाम तो श्री कृष्ण जी के नाम तो याद रख सकते हो। पहले बजटिंग ते अकाउंटिंग प्रोसीजर कमेटी, पंचायती फाइनेंसिस ਲਈ के संथानम, इलेक्शन ਲਈ के संथानम, ऑडिट एंड अकाउंट्स ਦੇ ਲਈ खन्ना कमेटी। और अब इसके बाद कमेटी ऑन पंचायती राज ट्रेनिंग,
सेंटर्स आपको ट्रेन करना पड़ेगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लोग हैं उनको भी। तो ये काम जी रामाचंद्रन ने किया ट्रेनिंग का। स्टडी टीम ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एजेंसीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, ये रामानाथन कमेटी। रामाचंद्रन कमेटी ऑन ट्रेनिंग, रामानाथन कमेटी ऑन लैंड रिफॉर्म्स। वर्किंग, ये 1969 में वर्किंग ग्रुप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ 5th ईयर प्लान ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो ये हमारे पास सीडीपी के ऊपर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पंचायती कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो ये रामा कृष्णाया, ये भी हमारे पहले आए हुए हैं, दूसरी बार इनकी कमेटी बनी है। रामा कृष्णाया की जो हमारे पास पहली कमेटी थी वो थी बजटिंग एंड अकाउंटिंग वाली, और दूसरी रामा कृष्णाया की कमेटी कौन सी है? ये है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। कमेटी ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्रीमती दया चौबे। तो ये कमेटी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के ऊपर दो कमेटीज हैं, एक तो दया चौबे और एक रामा कृष्णाया। रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी लोगों पे बड़ी दया करते थे, तो ये दोनों के नाम तो ऐसे भी याद हो सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रामा कृष्णाया, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्रीमती दया चौबे। एक बार कॉमेडीज के ऊपर फिर से हम एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे कॉमेडीज का। लेट मी टेक दैट। फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कॉमेडी किसकी? वी आर राव। पंचायत एंड कोऑपरेटिव मिश्रा जी, मिश्रा। मिश्रा कॉमेडी कौन सी? पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स के ऊपर। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस वारन की कॉमेडी। न्याया पंचायत राजा गोपाल। ग्राम सभा की पोजीशन के ऊपर दिवाकर साहब की कमेटी। बजटिंग एंड अकाउंटिंग के ऊपर रामा कृष्णाय की कमेटी। इलेक्शन के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर के संथानम, इलेक्शंस के ऊपर भी के संथानम कमेटी। ऑडिट एंड अकाउंट्स के ऊपर खन्ना खन्ना साहब की कमेटी। और पंचायती राज ट्रेनिंग के ऊपर रामचंद्र कमेटी। लैंड रिफॉर्म के ऊपर रामनाथ कमेटी। और रामा कृष्णाया कमेटी ऑन सीडीपी। और सीडीपी के ऊपर दूसरी कमेटी दया चौबे। तो ये 1960 से लेके 1976 तक ये सभी कमेटीज बनी। तो अब हमारे पास क्या था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद शुड प्ले पिवटल इंपॉर्टेंस रोल इन स्कीम्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लॉजिक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जिला परिषद को सारी पावर्स दे दो। जिला परिषद क्या कर सकती है? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जिला परिषद will manage all development programs which can be handled at that level. तो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम जिला लेवल के ऊपर हैंडल होते हैं उन सभी के लिए जिला परिषद एक प्रॉपर यूनिट है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या इससे लोअर लेवल पे है, उनको प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम देना चाहिए रूरल डेवलपमेंट का। कुछ देखो प्लानिंग भी ऐसे है, ऑल द प्लान्स कैन नॉट बी मेड एट वन लेवल।
ग्रास रूट लेवल से प्लान की इनपुट आएगी, वो अपनी प्लान बनाएंगे और वो देंगे। अगर पंचायत समिति के पास अलग अलग गांव की 50 प्लान आ जाती हैं तो उनको वो कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकती हैं। जो एक गांव की प्लान है, जो उसका रेलेवेंट पार्ट है, वो दूसरे गांव में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट टॉप लेवल के ऊपर क्या है, प्लानिंग फंक्शंस एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के ऊपर कौन कौन सी प्लानिंग फंक्शंस हैं? ठीक है, सम ऑफ द प्लानिंग फंक्शन स्टेट लेवल पे जो हैं उनको ट्रांसफर करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। और अगला पॉइंट ये है कि सम ऑफ द पार्ट्स, सम प्लानिंग फंक्शन शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड टू पंचायती राज लेवल एंड सम शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड टू ग्राम पंचायत लेवल। A post of district development commissioner should be created. He should act as a chief executive officer of Jila Parishad and should be in charge of development departments at district level. Elections to Panchayati Raj institutions should be regularly held, जो कि होता नहीं था 1992 के पंचायती राज एक्ट से पहले। It found elections become overdue more or for one or more years in 11 states. स्टेट गवर्नमेंट कई बार इलेक्शन नहीं करवाती थी। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती थी अपनी कन्वीनियंस देख के। कई बार एक पार्टी की स्टेट पावर में आ गया, एक पार्टी किसी स्टेट में, उसको ऐसे लगा कि अगर मैंने अभी पंचायती राज इलेक्शंस करवा दिए तो मैं तो हार जाऊंगा, तो इसलिए पंचायती राज इलेक्शंस ना करवाएं। तो वो अपनी कन्वीनियंस से पंचायती राज इलेक्शन करवाएगा। तो जो कन्वीनियंस देखते देखते कई बार पंचायती राज इलेक्शंस ओवरड्यू हो जाते। अब जो नेक्स्ट पार्ट था, तो पंचायती राज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, द कमिटी इन इट्स स्कीम ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज असाइन्ड ए लीडिंग रोल इन पंचायती राज is in the local planning and development. एक हमारे पास बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में लोकल प्लानिंग और डेवलपमेंट का जो काम है, ये किस जगह पे कितना रखा जाए। तो इसके लिए अलग अलग कमेटीज बैठी। जो है एक हमारी बड़ी फेमस कमेटी है ये जीवी जीवी के राव कमेटी, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना। तो 1986 में बैठी। इसके बाद दांतेवाला कमेटी बहुत फेमस कमेटी है, ब्लॉक लेवल प्लानिंग। तो 1978 में जनता पार्टी ने बैठाई थी ब्लॉक लेवल प्लानिंग। एंड हनुमंत राव कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के ऊपर 1984 राजीव गांधी जी के एरा में इसे बैठाया गया ड्यूरिंग राजीव गांधी जी एरा। और इसके बाद both committees have suggested the basic decentralization planning function should be done at district level. इसमें आप ना एक एक टर्म को बड़े ध्यान से समझें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब क्या किया जाएगा, बेसिक वर्ड को मैं हाईलाइट करता हूं। बेसिक प्लानिंग जो एक ब्रॉड प्लान है वो जिला परिषद के लेवल पे बन जाएगी। उस प्लान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके तहसील लेवल पे बन जाएगी। तहसील लेवल वाली प्लान को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके गांव में बन। तो प्लानिंग प्रोसेस जो है हमारे पास, ये गांव में भी एक होगा, दैट विल बी विलेज स्पेसिफिक। और उसमें जो विलेज स्पेसिफिक पार्ट है वो छोड़ दिया जाएगा। जो कॉमन पार्ट है, उन सभी कॉमन पार्ट को पिकअप करके एक ब्लॉक लेवल पे प्लान बन जाएगी। सभी ब्लॉक लेवल प्लान्स की को इकट्ठा करके
उनको कोलेट करके एक हमारे पास जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक प्लान बन जाएगी। तो इस तरह से जो इवन प्लानिंग में पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द लेवल्स इज रिक्वायर्ड। जैसे गांव वाले को टेक्निकल कोऑर्डिनेशन नहीं पता, अगर डिफरेंट विलेजेस की कोऑर्डिनेशन विद इन द तहसील करवानी है तो ब्लॉक लेवल की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शन करेगी, पंचायत समिति फंक्शन करेगी। अगर डिफरेंट तहसील्स के गांव में कोऑर्डिनेशन करवानी है तो जिला परिषद काम करेगी। तो कोऑर्डिनेशन कहां कहां पे होनी है उसको देखते हुए उस कोऑर्डिनेशन की प्लानिंग जिले लेवल पे होनी है या ब्लॉक लेवल पे या गांव लेवल पे, ये सभी उस पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको जरा आगे लेके जाऊं। नाउ Hanumantarao committee advocated separate district planning bodies अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ए मिनिस्टर। वो कहते हैं कि डीसी साहब के अंडर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। इन बोथ द मॉडल्स कलेक्टर शुड प्ले सिग्निफिकेंट रोल। डीसी साहब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे इन द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सो though the committee stated that Panchayati Raj institution would be associated with the planning process। देखो जो गांव वाले लोग हैं उनको तो एसोसिएट करना ही पड़ेगा। जो डीसी साहब का रोल तो यह है कि वो गांव वालों की बात को समझने के बाद जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है उनमें वो कोऑर्डिनेशन ला दे। देखिए मैंने तीन बातें आपको बोली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस, टेक्निकल अपरेटस और रिप्रेजेंटेटिव अपरेटस। ये तीन लेवल के जो स्ट्रक्चर्स हमें चाहिए। जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए चेयरमैन ऑफ जिला परिषद इज देयर, जो उनका पॉलिटिकल मत के टॉप लेवल का रिप्रेजेंटेटिव जिला परिषद का, इसका नाम स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, वो उनमें कोऑर्डिनेशन लाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस है या जो टेक्निकल अपरेटस है इनमें अगर कोई कोऑर्डिनेशन लाना है वो डीसी साहब लाए। तो द रोल ऑफ डीसी इज पिवटल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। द कमिटी रिकमेंडेड दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द कोऑर्डिनेटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला लेवल पे वो सभी की फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का काम डीसी साहब करेंगे, डेवलपमेंट और प्लानिंग एक्टिविटी। तो हनुमंथा राव कमेटी differed in this respect from Balwant Rai or Administrative Reforms of India or Ashok Mehta Committee, and finally GVK Rao recommended। तो ये हमारे पास इस पे क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि हनुमंथा राव कमेटी की ओपिनियन डिफरेंट है। वो कहती है कि ठीक है कि डीसी शुड हैव ए रोल। हनुमंथा राव कमेटी डीसी साहब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। उनकी जो अपनी हनुमंथा राव की ओपिनियन ये है कि डीसी का रोल कम किया जाना चाहिए क्योंकि डीसी को गांव के बारे में मालूम नहीं होता। ये सभी कमेटी बलवंत राय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और जीवी के राव कमेटी जो हैं ये सभी डीसी साहब के रोल की रिडक्शन की बात करते हैं, which recommended reduction in the developmental role of district collector and which assigned major role to the Panchayati Raj in development functions। तो ये जो हमारे पास हनुमंथा राव कमेटी है ये कहती है कि जो डीसी साहब का रोल है ये एज ए कोऑर्डिनेटर है और ये इस मामले में बलवंत राय कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी या अशोक मेहता कमेटी और जीवी के राव कमेटी इनसे डिफर करती है। ये सभी जो कमेटीज हैं
ये क्या कहती हैं? ये सभी कमेटीज ये कहती हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डीसी साहब का रोल है ये कम किया जाए और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा रोल किया जाए। रिडक्शन इन द डेवलपमेंट रोल ऑफ डीसी साहब, ये सभी कमेटी हैं जो हमने फर्स्ट राव कमेटी एंड देन बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, ये सभी कहती हैं कि डीसी का रोल कम होना चाहिए। लेकिन हनुमंथा राव कमेटी और दांतेवाला कमेटी ये क्या कहती हैं? ये दोनों कमेटीज ये बात कहती हैं कि डीसी साहब का जो रोल है ये ज्यादा चाहिए। तो ये इनकी थ्योरेटिकल कॉमेडी है, दे हैव गॉट देयर ओन ओपिनियंस, क्योंकि रोल जो है ये पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। व्हाट इज द पर्सनालिटी ऑफ डेप्टी कमिश्नर? डेप्टी कमिश्नर दे आर वेल ट्रेन्ड इन हियरिंग द आइडियाज ऑफ द पब्लिक। और उसके बाद व्हाट इज द पर्सनालिटी ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एट जिला परिषद लेवल? जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जिला परिषद लेवल पे है उसकी क्या पर्सनालिटी है, वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है, कितना वो आर्टिकुलेटिव है, या ही इज ए सॉफ्ट मैन? अगर सॉफ्ट मैन है तो डीसी में हैव टू स्टेप इन, अगर अगर नहीं है तो डीसी विल जस्ट फोकस ऑन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ये भी कुछ बातें हैं जो उसी समय के ऊपर, मतलब ये सिचुएशनल चीजें हैं। हर एक चीज को आप कोडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं दे आर पर्सन्स, दे आर पर्सनैलिटीज। हर एक बंदे की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। सम डीसीज दे आर वेरी हार्ड टास्क मास्टर एंड सम आर सॉफ्ट वन इवन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, इन 1986 राजीव गांधी जी गवर्नमेंट ने एक सिंघवी कमेटी बिठाई, revitalization of Panchayati Raj institutions for democracy and development under the chairmanship of L.M. Singhvi. It made the following recommendations. The Panchayati Raj institutions should be constitutionally recognized. तो ही इसने एक बड़ी जबरदस्त हिट मारी जो कि राजीव गांधी जी ने एक्सेप्ट कर ली कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए और प्रोटेक्टेड, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, प्रिजर्व भी किया जाना चाहिए फॉर दिस पर्पस। A new chapter should be added to the Constitution of India. So this is the man who for the first time represented that Constitution of India should contain a chapter that should deal with the Panchayati Raj institutions. Article 40 is not sufficient. So this will make their identity and integrity reasonably and substantially inviolative. ठीक है ना? तो ऐसे नहीं होगा कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस विल बी द सोल क्राइटेरिया। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, कुछ रिजिडिटी भी होगी। तो इट आल्सो सब्जेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एंश्योर, तो इन्होंने बोला कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाई जाएं ताकि क्या हो सके, रेगुलर, 5 साल के बाद इलेक्शन, फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये फ्री और फेयर वाली बात हमारे पूरी नहीं हो सकी। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश तो बड़ी की क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी कोडिफाइड। जो लोग इंटरेक्ट करते हैं उनकी अपनी पर्सनैलिटीज होती हैं, लेकिन रेगुलरिटी जरूर ला दी उसने कि 5 साल बाद इलेक्शन होगा। और सिंघवी ने और एक बहुत अच्छी बात बोली है अभी, वो कह रहे हैं कि न्याया पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस। 5 से लेके 10 गांव के लिए एक न्याया पंचायत चाहिए। जो गांव में केसेस आए, सिविल क्रिमिनल जो छोटे बहुत केसेस होते हैं उनका वो वहीं निपटारा कर दें। द विलेज शुड बी ऑर्गेनाइज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल। तो इन्होंने बोला है कि कई बार ग्राम पंचायत की जो गांव की पॉपुलेशन बहुत कम होती है तो उसकी ग्राम पंचायत की वायबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए वो ऐसे बोलते हैं कि 3-4 गांव को इकट्ठा करके भी एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। इट आल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एंड कॉल्ड इट एज एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
तो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइए। विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको फंड्स दीजिए। Judicial tribunal should be established in each state to adjudicate controversies about elections to Panchayati Raj institutions, their dissolution and other matters related to their function.